बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। उनसे आज हम बातचीत करेंगे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कि ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो उनको किस तरफ जो है दिखाई दे रही है कि वो ये मुल्क आखिर किस तरफ जाएगा। फिर मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी हम इनसे बातचीत करेंगे और साथ साथ उनसे पूछेंगे कि जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर और मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा जो है खौफनाक बयान दिया है, उनके ऊपर वो क्या कहते हैं। फिर कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान की पेंशन भी जो है वो वापस ले ली गई है, इस हवाले से भी हम उनकी राय जानेंगे और उसके साथ साथ हम उनसे ये पूछेंगे कि रूस से जो तेल खरीदने में रुकावट आखिर कौन है। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि रूसी जो सफीर है उनकी तरफ से बड़ी गवाही आ गई है कि जी इमरान खान को निकालने में जो सबसे बड़ा कारगर साबित हुआ, जिसकी वजह से उनको निकाला गया, जिसकी वजह से वो साजिश हुई, वो रूसी दौरा था। तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखिए, याद रखिएगा कि तारीख़ कभी खामोश नहीं रहती। तारीख़ को बुलवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तारीख़ खुद ब खुद बोलती है। और वो खुद ब खुद जो बोलना होता है वो कभी लिखाई के हिसाब से होता है, कभी पढ़ाई के हिसाब से होता है, और कभी इंडिविजुअल्स होते हैं, ज़ातियात और ज़ातें होती हैं जो उसकी गवाही देती हैं। और आज आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये बातचीत बड़ी शद्दोमत से हो रही थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से तब्दील किया गया और अमेरिकन ने उसके अंदर पैसे खर्च किए और वो पैसे पेमेंट हुए उन लोटों को जो लोटे हुकूमत के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं। और हालत ये है कि आज आसिफ जरदारी साहब पंजाब में चौधरी शुजात से मिल के मुस्लिम लीग काफ का वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब का बजट पास करने के लिए। अब तारीख इस तरीके से बोलती है। उसी में जो आपने बात की रशियन एम्बेसडर की, डानिला गौवत जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने आज क्या कहा? हम अरसे से ये कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे, अमेरिका के अंदर लोग ये कह रहे थे। अमेरिका की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी जिसका मैंने बारहा रेफरेंस दिया है कि आप उनको उठा के पढ़ लीजिए। डॉक्टर सिंथिया हैं, डॉक्टर रबाइका हैं, बल्कि यही नहीं, अमेरिकन हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने कहा हमने पाकिस्तान में मुदाखलत किया। और ये उन्होंने कहा DGISPR के ट्वीट के प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आज रशियन एम्बेसडर ने इस बात की गवाही दे दी कि इमरान खान की हुकूमत को निकालने का एक बड़ा रीजन जो है, एक बड़ी वजह जो है, वो रूस से ताल्लुकात इस्तवार करना। अब एक तो ये गवाही आ गई, रूस की तरफ से गवाही आ गई, उन्होंने कहा। उसके साथ उन्होंने एक बात और की जो मैं आपसे अर्ज करूँ, जो पाकिस्तान के अंदर अभी एक इशू, ये जो झूठी औरतें हैं दो, एक तो वो जो नवाज और एक मुसद्दर और औरंगजेब, दोनों के साथ पहले मरियम लगता है। हालांकि मरियम के नाम को अगर देखें तो वो तो बहुत ऊंचा नाम है, लेकिन ये जो झूठ की एक परिंदा है, दो ख्वातीन, ये अब एक चीज को एक्सप्लॉइट करेंगी। और वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जी रूस ने कहा जी हमारे साथ एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ था। तो रूस के एम्बेसडर ने ये कहा है कि हमारा 2020 में पाकिस्तान से एग्रीमेंट हुआ था और जिसमें हमने को 2212 बिलियन डॉलर की जो है वो गंदम सप्लाई करनी थी। अब इमरान खान ने जो रेफरेंस दिया था, ये बड़ी गौर तलब बात है, ये बड़ी इसके अंदर नाजुक सी बात है जो समझने की जरूरत है। इमरान खान ने कहा था, इमरान खान की प्यूटन से मुलाकात हुई थी, सदर प्यूटन ने उन्हें ऑफर किया कि जी हम आपको गंदम और तेल 30% लेस प्राइस पे देंगे। और वो ये गंदम और तेल 30% लेस प्राइस पे अपना इंडिया को भी दे रहे हैं, बांग्लादेश को भी दे रहे हैं और श्रीलंका को भी दे रहे हैं। और इंडिया ने कोई 34 मिलियन टन तेल जो है वो रूस से मंगा लिया है और 700 मिलियन टन जो है वहां पे बाउजर्स वो खड़े हुए शेफ जिन्होंने वो लेके आना है तेल रूस से इंडिया, क्योंकि रूस से पहले साउथ कोरिया जाता है, फिर वो आता है बाकी जो किसी मुल्क में। तो उन्होंने ये कहा कि ये प्यूटन ने, अब वो मुआहदा किस तरह होता है? मुआहदा होता है फिर गवर्नमेंट वफूद जाते हैं, सेक्रेटरीज जाते हैं, पेट्रोलियम सेक्रेटरी जाएगा, उसके साथ उसके रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर रशिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो आपस में बैठेंगे, वो मुआहदा एक दूसरे सामने पे फिर वो साइन होगा। तो उसके अंदर जो है रूस ने ये वादा किया था कि हम आपको रिड्यूस प्राइस पे दें। आज मुफ्ता इस्माइल कह रहा था कि जी हम रूस से तेल लेंगे और गंदम खरीदने के लिए तैयार है। आज की स्टेट है। उसके साथ साथ इमरान खान का जो स्टांस था
कि रूस की जंग के हवाले से कि हम रूस की जंग में रूस की जो यूक्रेन से जंग हो रही है हम उसमें न्यूट्रल हैं। आज बिलावल भुट्टो ने उसकी मौत पे मोहर सख्त कर दी है। बिलावल भुट्टो का भी बयान चल रहा था, अगर आपकी नजर से गुजरा हो, वो कह रहा था कि इमरान तरह हम भी गैर जानेदार है, यानी इमरान खान की हुकूमत जो कर रही थी वो ठीक कर रही थी, इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी ठीक थी। आज ये एक्सेप्ट किया है बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने कहा जी न्यूट्रल है हम रूस और यूक्रेन की। तो इमरान खान ने भी तो यही कहा था कि हम रूस की, हमें अब ये ब्लेम करते हैं, ये जो मुस्लिम लीग नून के कुछ पटवारी आ जाते हैं और ये दो औरतें आ जाती हैं जो झूठ बोलने की मास्टर हैं, जिनको बचपन से घुट्टी बुलाई गई है झूठ बोले, ये आके क्या बातें करती है आपके सामने। अब उसको कंफर्म हो गया कि जी हम रूस की जंग पे न्यूट्रल थे, और ये आके कहेंगी कि जी इमरान खान जब गया था तो जंग शुरू हो गई, क्योंकि इनको तो सच बोलना ही नहीं है ना। इन्होंने तो वादा किया हुआ है अपने खानदान से भी, इस कौम से भी, इस मुल्क से भी कि ये झूठ बोलना है, जितने इनके रिप्रेजेंटेटिव जितना झूठ बोल सकते इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। तो इमदाद जो रूस के एम्बेसडर ने तमाम झूठों का पर्दा आप ये बताएं कि असल में रुकावट कौन था, मसला किसको था? मैं आपका सवाल नहीं समझा, प्लीज रिपीट कीजिएगा। रुकावट कौन था? रुकावट तो अमेरिका था ना। अमेरिका नहीं चाहता था कि आपके रूस से ताल्लुकात बेहतर हो। अमेरिका के अंदर जो डॉक्टर रेबेका का ट्वीट आया, जो उसने बयान दिया, वो अमेरिकन पॉलिसी स्टेटमेंट है। मैंने आपसे अर्ज किया कि अमेरिका सोच रहा था कि 2023 का जो पाकिस्तान का इलेक्शन होगा उसमें हमने इंटरफेरेंस करनी है, उसमें हमने मुदाखलत करनी है। मैंने आपको लेटर भी कोट किया बारहा। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को खरीदेंगे। इस मुदाखलत के लिए उन्होंने शहरी रहमान से भी मुलाकात की थी, उन्होंने बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की थी, उन्होंने हमजा से भी मुलाकात की थी, उन्होंने अपना इन जरदारी से भी मुलाकात की थी। तो रुकावट तो अमेरिका था। अमेरिका ने फिर बंदे खरीदे यहाँ पे, और वो बंदे जो खरीदे वो इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर मौजूद है। आपको उनकी एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही है। आज चाइना का जो विजिट हो रहा है उसमें शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए कि उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। तो अमेरिका में तो जो करप्शन में होता है उसको वो एक लाइन में खड़े करके उड़ा देते हैं। वहां पे सजा ये उन्होंने बड़े बड़े सीनियर अफसरों को उड़ा दिया, तो वो किस तरह शख्स पे एतबार करेंगे जिसके ऊपर 1600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? हमारी अदालतें भावे जमानत देती रहे उसको, बाहर के लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो वही रुकावट है सबसे बड़ी, जिन्होंने के अमेरिकन ऑफिशियल, CIA, अमेरिकन एम्बेसडर, यहाँ से राजा रियाज से, नूर आलम से, बाकी लोगों से मिल रहा था, वही रुकावट था। वो CIA रुकावट थी, अमेरिकन एम्बेसडर, अमेरिकन गवर्नमेंट रुकावट थी। इसमें क्या शक है किसी को? ये तो अमेरिका खुद भी एक्सेप्ट कर चुका है। क्या डॉक्टर रेबेका ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान इज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, जैसे उनके बाप ने पाकिस्तान आजाद करवाया? पाकिस्तान ने खुद आजादी ली थी, मेरे और आपके फोर फादर ने कुर्बानियां दी थी इस आजादी के लिए। अमेरिका ने कुर्बानियां नहीं दी थी। अमेरिका ने तो अपने मुल्क के लिए कुर्बान, वो लोगों को मारता है, वो तो दहशतगर्दी को फरोग देता है दुनिया में। तो यहाँ जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं, और इसी वजह से आज जो रूस ने कहा है और जो बिलावल भुट्टो का बयान आया, इससे एक चीजें साबित होगी कि इमरान खान की गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी जो है वो सही बुनियादों पर मुस्तार हो रही थी, उसको हाईजैक किया गया, जिस तरह आज, जिसकी वजह से आज आपको IMF भी इमदाद नहीं दे रहा। बिल्कुल सर, और यहाँ पर ये भी बताएं कि सर ये जो मरीम नवाज साहिबा ने एक खौफनाक बयान दिया है रिटायर्ड अफसरान के हवाले से कि जी आप उनके जो तमगा इम्तियाज या जो भी आपने उनकी खिदमात के दिया है वो वापस ले लें, इसको आप बतौर जो रिटायर्ड फौजी अफसर कैसा समझते हैं कि ये तो खातून तो हमेशा फौज के खिलाफ कोई हाथ से नहीं आने देती? देखिए, मरियम नवाज रिटायर्ड फौजियों की जूतियों की खाक भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो ऑफिसर्स ने नौकरी की होती है, जिन ऑफिसर्स ने बॉर्डर के ऊपर जिंदगी गुजारी होती है, जिन ऑफिसर्स ने सर्व किया होता है, उनके पॉलिटिकल ख्यालात कुछ किसी के साथ, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड जो है, जिन जो PMLN को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो PPP को सपोर्ट करते हैं। ये पॉलिटिकल ख्याल होना या पॉलिटिकल वो रखना, और कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस क्या कहती है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी क्लास में लिखा है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर, रिटायर्ड सिविल ऑफिसर, रिटायर्ड अपना कंपनियों के वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते? ये PMLN में जनरल कयूम थे, वो क्या रिटायर्ड नहीं थे? वो रिटायर होके आए थे ना, या जनरल तरमीजी थे, वो रिटायर होके आए थे। तो ये तो उनकी भी बेइज्जती कर रही, ये तो अपने ही लोगों की बेइज्जती, क्योंकि इनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है। अगर इनके किरदार की छानबीन करने लगेंगे ना, तो बहुत ऐसी खौफनाक बातें आएंगी जिसको पकड़ के आप, जिसको सुन के आप कान पकड़ लेंगे। ये तो रिटायर्ड फौजियों के जूतों की खाक भी नहीं है।
इनको तो डिजर्व ही नहीं करती है। ये तो वो सियासी लुटेरे हैं जो कौम को लूटते हैं। ये वो सियासी, देखिए एक चोर जो होता है ना वो एक इंडिविजुअल को लूटता है, जो सियासी चोर होता है वो पूरी कौम को। और इसकी वैल्यू क्या है इसकी कुलसूम सफदर की? इज शी एन इलेक्टेड एमएनए एमपी है? ये तो सजा याफ्ता है यार, ये तो बेल पे घूम रही है, ये तो मुजरिम है। क्या मुजरिम किसी पीसफुल शहरी के बारे में बयान दे सकता है? और अगर देता है तो लानत उस पे है जो बयान दे रहा है, उसको अपने कैरेक्टर का पता नहीं है, वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। अब इनके अपने गिरेबान में इनके बहुत सारे लोग झांके दे, तो इनके अंदर बहुत सारे, इनका इसका अपना हस्बैंड जो है रिटायर्ड फौजी है, आपको पता ही है वो सफदर किधर था, हालांकि वो बड़ा नॉर्मल ऑफिसर था पाकिस्तान आर्मी, वो भी। इनके बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड है, जो इनकी पार्टी मेंबर्स भी है। एक कर्नल सैफ कुरैशी है जो इनके साथ अलाइड हुए हैं, तो ये उनकी भी बेइज्जती कर रही है, ये तो अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रही है, इसका मतलब। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा ये औरत है, मैं उसको क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल सर, और यहाँ पर ये बताएं कि सर फौज इसका क्या सोच रही है, जिस तरह से साबिक अफसरान की बरात वापस ले ली गई है, और बाकी भी आप आगे क्या समझते हैं कि ये अच्छा है, या फिर इसको आप किस तरह लेते हैं बतौर? मैं तो इतना कहूंगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको हवाला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको रोकता नहीं कि आप सियासत में हिस्सा न लें, लेकिन एक बात उसके अंदर जरूर है कि एक अदारे, किसी भी अदारे का, मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो फौज है, चाहे इवन वो कोई बैंक है, अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय है, चाहे वो सिविल सर्विसेज है, उस अदारे का तकद्दुस जो है बरकरार रखना, वो उस अदारे में काम करने वालों का और उससे रिटायर्ड होने वालों का भी काम वो जरूरी है। आप पाकिस्तान में फौजी अदवार गुजरे, जनरल अयूब खान का दौर भी था, जनरल जियाउल हक का दौर भी था, जनरल मुशर्रफ का, तो बहुत सारे लोग उस वक्त जनरल मुशर्रफ से एग्री नहीं करते थे, बहुत सारे जनरल जिया से एग्री नहीं करते थे, तो वो उनकी जाती राय थी, लेकिन उस जाती राय को अपनी तरफ महफूज कर रखते थे। अगर आप बाहर जाके बयान दे या अदारों के, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो सेंसिटिविटीज होती है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, उन सेंसिटिविटीज को या उस रेड लाइन को टच नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पेंशन और मराहत होती है, उससे एक इंसान, एक रिटायर्ड एक आदमी की नहीं, बल्कि एक फैमिली की तवक्कुआत और एक फैमिली की वेलफेयर अटैच होती है। एक रिटायर्ड इंडिविजुअल का एक ख्याल हो, लेकिन हो सकता है उसके खानदान के अंदर बाकी लोग उस ख्याल से एग्री ना करते, क्योंकि हर एक के अंदर, आपको पता है आजकल इंटेलिजेंट दौर है, आजकल मीडिया का दौर है, आजकल फेसबुक का दौर है, आजकल यूट्यूब, लोग चीजें देखते हैं, समझते हैं और अपने ख्यालात फॉर्म करते हैं। तो एक खानदान के अंदर भी मुख्तलिफ ख्यालात के लोग मौजूद हो सकते हैं। तो अगर आप जब इस तरह चीज होती है तो उससे पूरा खानदान मुतासर होता है, और वो खानदान में हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हो जो उस चीज को ना सपोर्ट करते, जो खानदान का हेड कह रहा है। तो वह ये चीजें जो है, ये जितनी कम से कम हो उतना ही अच्छा है, और एक फैमिली का तकद्दुस भी बरकरार रहना चाहिए और फैमिली की वेलफेयर भी मद्देनजर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू या कुछ इस तरह की गुफ्तगू जो उस इदारे को नुकसान पहुंचाए, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो काबिल मजम्मत है, उसकी गिरफ्त बहुत जरूरी है। मगर साथ साथ में आप ये बताएं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत आखिर क्या चाहती है, जिस तरह से इन्होंने महंगाई कर दी है, फिर लोड शेडिंग आप देखते हैं कि यहाँ पे हर घंटे के बाद जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो है बिजली गायब। ये तो लाहौर की ये सूरत हाल है, मगर आप बाहर की ये बहुत बुरा हाल होगा, और गर्मी आपके सामने है। लोग सिर्फ महंगाई से नहीं मर रहे, लोग गर्मी से मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बदहाल हैं। लोगों के इंटरव्यू सुनिए, वो हाथ उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं, ऐसी बद्दुआएं दे रहे हैं जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। महंगाई तो अपनी जगह पे है, इस लोड शेडिंग ने तो लोगों की जिंदगी अजीरन करके लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। एक लोड शेडिंग का वजह नहीं है, आपको पता है जब लोड शेडिंग होती है तो पानी भी नहीं आता, जब लोड शेडिंग होती है तो औरतें किचन में खाना नहीं बना सकती, जब लोड शेडिंग होती है तो इंसान घर के अंदर नहीं ठहरता। अब जो छोटे घर हैं, 5 मरले के, 2 मरले के, जो बेचारे गरीब लोग कमरों में रह रहे हैं, आप मुझे बताइए उनका क्या सोचे एक सेकंड को। यहाँ आके बड़े बड़े दावे करते रहते हैं इनके जो लीडर हैं, इनके जो खुशामदी टट्टू हैं, इनके बहुत सारे,
जिनके पास कोई अवामी ओहदा नहीं है, कोई पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, एक वो अताउल्ला तारड़ है जिसके वालिद दादा ने यहाँ पे जजों की करप्शन का आगाज किया था, वो आके खड़ा हो जाता है टीवी पे और वो आके ऐसी ऐसी अपना बेमोहरा बातें करता है कि आपको समझ नहीं आती कि मुंह से क्या कह रहा है। तो ये जो चोर किस जो जुल्म है, महंगाई का तो आपको हाल है ना, आज चावल किस भाव है, लोगों को बच्चों को दूध पीने को नहीं मिल रहा, लोगों को खाना खाने के लिए सब्जी नहीं मिल रही, घी की कीमत 300 रुपए बढ़ गई है, स्टॉक एक्सचेंज 4444 पॉइंट डाउन हो गया है, डॉलर की कीमत आज 63 पैसे बढ़ के 205 पे पहुंच गया है, तेल अवेलेबल नहीं है। आज वो जो आपकी वो झूठी जो औरंगजेब नुमा औरत है वो कह रही थी कि जी पेट्रोल की कीमत और बढ़ेगी। बेशर्मी की इंतहा देखो, बेशर्मी की इंतहा। इससे अवाम को एहसास होना चाहिए ना, इससे बड़ी बेशर्मी कोई और होगी कहीं कि आप अवाम के तीर पे तीर चलाएं, अवाम के जख्मों को मिर्चे छिड़के। आप आके वहां पे 75,000 रुपए का मेकअप करा के BMW गाड़ी में आके $10,000 की घड़ी पहन के आप कहें कि जी 30 रुपए और अभी पेट्रोल की कीमत और बढ़ेगी। ये अवाम को मार रहे हैं, फिजिकली मार रहे हैं, लोड शेडिंग से मार रहे हैं, महंगाई से मार रहे हैं। पंजाब असेंबली का अभी तक इजलास नहीं हो रहा, आपको पता किस वजह से नहीं हो रहा? वो अताना तारड़ की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि परवेज इलाही साहब बहुत प्रिंसिपल आदमी है, वो एक बड़े वो सीजन पॉलिटिशियन है, वो उस असेंबली के स्पीकर हैं। उन्होंने कहा जिस वक्त तक ये नमूना बैठा होगा हम इजलास नहीं चलने देंगे। अब ये है इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी। अब इस कारकर्दगी पे अवाम को देखना चाहिए ना कि क्या ये चीजें आज से 45-50 दिन पहले हो रही थी? 50 दिन पहले तो डॉलर और पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। आप कहते हैं इमरान खान मायदा का, तो दिखाओ ना वो मायदा, अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर को वो मायदा दिखाए। अब पेट्रोल की बात कर रही होती है वो औरंगजेब, उसका क्या ताल्लुक है पेट्रोल से? उसका ताल्लुक तो इंफॉर्मेशन से। तो ये जो इररेलेवेंसी है ये तबाह कर रही है इस मुल्क को। ये इररेलेवेंट और कैजुअल एटीट्यूड जो है इसने अवाम की जान के ऊपर तबाही फेरी हुई है। आप देखते हैं ना वो रोलर नहीं फेरते आप पिच को बराबर करने के लिए, जैसे मट्टी, इन्होंने वो रोलर फेरा हुआ है अवाम के ऊपर और बात करते हैं अवाम की। गरीब आदमी मर चुका है इस वक्त, सांस लेने के काबिल नहीं है। एंड पे बिल्कुल आखिरी सवाल सर मेरा, क्या मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था तो उसके अंदर आपने कहा कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है ये हल्का बंदियां भी तब्दील कर रहा है, वोट भी तब्दील कर रहा है, मगर यहाँ पर ये बताएं कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जी इमरान खान के ऊपर क्रॉस लग चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि अवामी ताकत के होने के बावजूद भी इमरान खान अब इक़्तिदार में नहीं आएंगे? क्या ये निजाम है पाकिस्तान का? मैंने आपसे कहा ना क्यों नहीं आएंगे, ये सोचिए। इसलिए नहीं आएंगे कि जिन्होंने रशियन इंटरवेंशन से ताल्लुकात पे उसको निकाला है, जो मैंने आपसे बता दिया क्लियर, आपको CIA रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अपनी मर्जी के इम्पोर्टेड क्रिमिनल इन्फेस्टेड गवर्नमेंट देना चाहते हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान में क़यादत वो हो जिसको वो ब्लैकमेल कर सके, जो चाहते हैं पाकिस्तान में क़यादत वो हो जिसकी जो स्टेक्स हैं वो अमेरिका और बरतानिया में हो, वो उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसकी स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, जो अमेरिका को चैलेंज करता है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई उनको कहे कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे, वो इस चीज़ को देखिए ना, चौधरी निसार अली खान साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे ना आपके, जब चौधरी निसार अली इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने ब्लैक वाटर्स के जो लोग इस्लामाबाद में आके रह रहे थे और रोजाना एक्सीडेंट करके आम शहरी को मारते थे, तो उन्होंने उस जमाने में बहुत से ब्लैक वाटर्स के एहलकारों को इस्लामाबाद से निकाला। याद है आपको? उन्होंने F7 में, F6 में, F11 में घर लेके बड़ी बड़ी बार तारे लगा के उन्होंने फोर्ट्रेस बना लिए थे। तो चौधरी निसार अली खान ने हिम्मत की कि उस किस्म के क्रिमिनल्स को, ब्लैक वाटर्स के ऑफिसर्स को, तो चौधरी निसार अली खान आज आपको सियासत में नजर आते हैं? नहीं नजर आते ना। उनको आउट किया गया इसी वजह से कि वो भी, उन्होंने भी अमेरिकन के को उठा के, इसी तरह इमरान खान ने क्या किया, उसने कहा हम अड्डे नहीं देंगे, उसने कहा हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। तो अमेरिका को तो ये कबूल नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएं। वो कहते हैं आप हमारे गुलाम हैं, आप गुलाम बन के रहें, और इसके लिए उनको तलाश होती है ऐसे लोगों की जो उनकी हाजिरी लगा सके, जो वो कॉल करे तो वो कहे यस सर प्रेजेंट प्लीज, तो वो उनको मिल गए। ये जो प्रेजेंट जो है इसमें कितने क्रिमिनल्स हैं आप देख लीजिए, कितने लोग, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं बता बयान कर रहा ना,
मैं तो आपको हकाइक उठा के देख लीजिए, मतलब घोड़ा भी इधर है, ग्राउंड भी इधर है, लोग भी इधर है, उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो भी इधर। क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी मनी लॉन्ड्रिंग की? क्या हमजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंड में नहीं हो रही? ये लोग इस किस्म के लोग हैं, यही लोग यही ताकतें हैं जो इमरान खान को दोबारा वापस आने नहीं देना चाहते। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने डिटेल जो है गुफ्तगू की और डिटेल मसाइल के ऊपर जो है अपना तजिया दिया और हमें काफी कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी गाए बगाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।